नमस्कार। सात की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद। रायपुर के माना में शहीदों को सुबह 9 बजे दी जाएगी सलामी। सीएम विष्णुदेव साय देंगे श्रद्धांजलि। जांजगीर में 2 साल की मासूम से दुष्कर्म। जिला अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी। पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल। ग्वालियर में बीएसएफ जवान पर आरपीएफ की 3 महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ का आरोप। आरपीएफ जवान और बीएसएफ जवान के बीच हुई मारपीट। आरोपी जवान को किया पुलिस के हवाले। विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने की कैंडिडेट्स की घोषणा। मध्य प्रदेश में बुधनी से रमाकांत भार्गव और विजयपुर से रामनिवास रावत को मिल गया है टिकट। रायपुर दक्षिण सीट पर पूर्व सांसद सुनील सोनी मैदान में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलेगी सौगात। अंबिकापुर और रीवा के एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कार्यक्रम में सीएम मोहन और सीएम साय होंगे शामिल। भोपाल में 35 इलाकों में बंद रहेगी बिजली। 1 से 6 घंटे तक बिजली रहेगी प्रभावित। मेंटेनेंस का होगा काम। तो पहली जो खबर है वो नारायणपुर से है, जहां पर आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं। शहीद जवानों को माना में आज सलामी दी जाएगी। शहीद जवानों को सुबह 9 बजे सलामी दी जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था। आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए थे जवान और आज सुबह 9 बजे इन्हें सलामी दी जाएगी। सभी दोनों जवानों को, शहीद जवानों को सुबह 9 बजे सलामी दी जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए। आईईडी ब्लास्ट में ही हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। शहीद जवानों को रायपुर के माना में आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीद जवानों को सुबह 9 बजे सलामी दी जाएगी। तो बड़ी खबर है ये। आपको बता दें कि शहीद जवानों को सुबह 9 बजे श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय इन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और सौरभ सिंह परिहार इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सौरभ, एक खबर जानकारी तो यही कि दोनों जवानों को आज श्रद्धांजलि देने के लिए खुद विष्णुदेव साय आएंगे, और दूसरी मैं आपसे जानकारी चाहूंगा जो कि घायल जवान है उनकी स्थिति कैसी है अभी? बिल्कुल, देखिए कल नारायणपुर जिले में ये घटना हुई है और आईईडी ब्लास्ट जैसे पूरे बस्तर के कई जगहों पर जो है ये जमीन के नीचे गड़ाया गया है नक्सलियों के द्वारा, और उन्हीं इलाकों में गड़ाया गया है जहां पर ये सर्चिंग लगातार ऑपरेशन लगातार और जहां पर इनका गढ़ है, और वहां पर जब जवान जाते हैं तो ये आईईडी ब्लास्ट होता है। और निश्चित रूप से 2 जवान शहीद हुए हैं और कुछ घायल हैं। घायलों को भी रायपुर लाया गया है, इलाज जारी है। और जो शहीद जवान है उनको आज माना के बटालियन है वहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी, सलामी दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य मंत्री और अन्य वरिष्ठ जन शामिल होंगे। और बता दें कि कल नारायणपुर के ग्राम जो है कोडलियर के समीप ये जो जंगल है वहां पे ये ब्लास्ट हुआ था। ये दोनों जवान आईटीबीपी के जो 53वीं बटालियन के जवान हैं। इसमें एक जवान का नाम है अमन पनवार जो महाराष्ट्र के सतारा के हैं, और वहीं दूसरे जवान का नाम है जो शहीद हुए हैं के राजेश जो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के हैं।
और निश्चित रूप से इन लोगों ने काफी अच्छा काम किया है पिछले कुछ समय से। जो पूरे जवान है लगातार नक्सली बैकफुट पर आ रहे हैं। राज्य सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम जो दिशा निर्देश है, उसके चलते ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आईडी ब्लास्ट बिछाए जाने के कारण और जैसे ही पैर उस पर पड़ते हैं तो ये घटनाएं होती है। और इससे पहले की बता दें, हालांकि जवानों को भी जो है पर्याप्त तौर पर ये सुविधाएं दी जाती है कि आईडी ब्लास्ट जो लगे उससे पहले की जो व्हीकल्स जो एक आता है, वो व्हीकल्स जो सामने गाड़ी चलती रहती है। लेकिन अमूमन ये उस दौर में होता है जब काफी तादाद में जवान जो है चलते रहते हैं सर्चिंग के दौरान, तब होता है। लेकिन ये जो घटना हुई है ये काफी दुखद है और निश्चित रूप से सलामी देकर ये जरूर बताया जाएगा कि किस तरीके से जवान जो है नक्सल मोर्चे पर डटे हुए हैं और लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो है मोर्चा खोले हुए हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सौरभ सिंह परिहार इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। और अब अपने दर्शकों को इस खबर के बाद पखानजूर लिए चलेंगे। पखानजूर में इनामी नक्सली दंपत्ति ने सरेंडर कर दिया है। आसीन पर 6 लाख और अंजू पर 2 लाख का इनाम रखा गया था। गढ़चिरौली पुलिस के सामने इन्होंने सरेंडर किया है। 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनामी नक्सली दंपत्ति यानी पति पत्नी है, ये दोनों ने सरेंडर किया है। इसमें दंपत्ति पर अगर दोनों पर देखा जाए तो 8 लाख का, एक पर 6 लाख का इनाम था और दूसरे पर 2 लाख रुपए का इनाम था। इन दोनों ने सरेंडर कर दिया है पुलिस के सामने, यानी पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पाई, इन्होंने खुद सरेंडर किया है। इनामी नक्सली दंपत्ति ने सरेंडर किया है। दंपत्ति पर 8 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। सबसे पहले इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। गढ़चिरौली पुलिस के सामने इन्होंने सरेंडर किया है। अब जो खबर मैं बताने जा रहा हूं, मैं उसे कैसे बताऊं ये सोचकर मेरी भी रूह कांप रही है। 2 साल की मासूम बच्ची के साथ 2 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और इस 2 साल की मासूम बच्ची का जिला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जिला अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है। जिला अस्पताल एसपी और एएसपी पहुंचे हैं। शांति नगर का यह मामला है, जांच की जा रही है। ऐसी खबरों को सुनने के लिए वाकई पत्थर का कलेजा चाहिए। 2 साल की मासूम बच्ची जो ठीक से बोलना भी अभी नहीं जानती है, ठीक से बोल भी नहीं पाती होगी, अभी उसको अब की दुनिया में किसी से मतलब भी नहीं होगा। बहुत हुआ तो अपनी माँ को और अपने पिता को या अपने परिवार के सदस्यों को पहचानती होगी। ज़रूरी नहीं कि वो पूरा नाम भी ले पा रही हो, अपनी माँ, अपने पिताजी का या अपने दोस्तों का, लेकिन उसके साथ 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। जांजगीर में जिला अस्पताल एसपी पहुँचे हैं, एसपी पहुँचे हैं। अब इससे दर्दनाक खबर अर्ली मॉर्निंग भला क्या हो सकती है, लेकिन जो हमारे समाज में हो रहा है, जो घट रहा है, तो कई बार आपको बताना पड़ता है ना चाहते हुए भी कि क्या हो रहा है। कम से कम आप अलर्ट रहें, सावधान रहें। अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब बुधनी सीट पर रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया गया है। इनका नाम सर्वे में भी नंबर 1 था। तो वहीं विजयपुर में रामनिवास रावत बीजेपी के प्रत्याशी हो गए। इनके लिए तो कोई वही नहीं थी भाई, इनको मंत्री बनाया गया तो इनको तो टिकट मिलना ही था। रामनिवास रावत विजयपुर सीट से ही पहले कांग्रेस के विधायक थे। रावत कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी और विजयपुर प्रत्याशी घोषित होने पर रमाकांत भार्गव और रामनिवास रावत दोनों को बधाई दी है। शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पोस्ट पर कहा है कि पार्टी ने जो आप पर विश्वास जताया है उसे पूर्ण करके विजयी हो, मेरी यही शुभकामना है। बुधनी सीट से रमाकांत भार्गव को टिकट दिया गया है। सीनियर लीडर है और
विजयपुर से रामनिवास रावत को टिकट दिया गया है और दोनों का लगभग तय था। दोनों के नाम भी पहले से चल रहे थे, रमाकांत भार्गव का, और विजयपुर में तो कहीं से कोई संशय था ही नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चूंकि रामनिवास रावत ऑलरेडी इसके पहले कांग्रेस के विधायक रह चुके थे, जीत कर आए थे, और अब तो वो सरकार में मंत्री हैं, तो कोई विकल्प ही नहीं था, उन्हीं को टिकट देना था। लेकिन बुधनी में भी बहुत अटकलें नहीं थी, वहां भी रमाकांत भार्गव को लगभग टिकट मिलना तय था, उनका नाम पहले नंबर पर ही चल रहा था। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। पार्टी ने पूर्व सांसद सुनील सोनी के नाम पर मोहर लगाई है। अब पूर्व सांसद सुनील सोनी को बृजमोहन अग्रवाल का बेहद करीबी माना जाता है। सुनील सोनी नगर निगम रायपुर के महापौर और रायपुर के सांसद भी रह चुके हैं। रायपुर दक्षिण सीट विधायक बृजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। सुनील सोनी बृजमोहन अग्रवाल के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, और यहां भी जो पहले नंबर पर नाम चल रहा था बीजेपी की तरफ से, वो सुनील सोनी का ही चल रहा था। और दूसरी बात, एक बात ये भी थी कि रायपुर दक्षिण में जो कैंडिडेट होगा वो एक तो तय है, जो कि 1990 से बृजमोहन अग्रवाल जीतते आ रहे हैं, वो बृजमोहन अग्रवाल के समर्थक यानी बृजमोहन अग्रवाल का करीबी होना चाहिए था। तो इस बात का भी पार्टी ने ध्यान रखा है। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, ये रायपुर दक्षिण की जानकारी देंगे। कभी छोकर हमारे साथ सीहोर से जुड़े हुए हैं, जो कि बुधनी की जानकारी देंगे, और स्वदेश भारद्वाज ये श्योपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानकारी लेंगे विजयपुर विधानसभा सीट की, जहां से रामनिवास रावत का टिकट का ऐलान किया गया है। लेकिन सौरभ सिंह परिहार, पहले मैं आपके पास आऊंगा। रायपुर दक्षिण में दो बातों का ख्याल रखा गया है, एक तो जो उनका जिताऊ कैंडिडेट हो उनको टिकट दिया गया है, और दूसरी जो बृजमोहन अग्रवाल का करीबी हो उसको टिकट दिया गया है। यानी कोई बहुत ज्यादा प्रयोग यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राहुल आप। दरअसल आप समझिएगा कि पिछले 8 बार से रायपुर दक्षिण विधानसभा से बृजमोहन अग्रवाल विधायक निर्वाचित हुए हैं, और पिछले दिनों आपको याद होगा कि सांसद सुनील सोनी की टिकट काटकर जो है उन्हें सांसद बनाया गया 2024 के हालिया भी लोकसभा चुनाव में। तो ये कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कि अगर बीजेपी में टिकट दिया जाएगा तो बृजमोहन अग्रवाल की पसंद को जो है सबसे पहले तवज्जो दी जाएगी और उनकी पसंद ही चलेगी, और यही देखने को मिला कि सुनील सोनी को टिकट देगी। दरअसल इसके पीछे बहुत सारे मायने हैं। आप देखिए कि सबसे पहले तो सुनील सोनी जो ओबीसी चेहरा है, और कहीं ना कहीं रायपुर दक्षिण में ओबीसी की संख्या अगर पूरे जो 100% में अगर ओबीसी का माने तो लगभग 60 से 70% जो मतदाता है वो ओबीसी हैं, और रायपुर महापौर रह चुके हैं सुनील सोनी। तो ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां पर उनकी मौजूदगी नहीं है, जहां पर उनके जो है जो कह सकते हैं नाम नहीं जानते होंगे लोग। इसी तरीके से तीसरा और सबसे बड़ा कारण ये है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में, भाजपा के नेताओं में उनकी जो सहजता है और सरलता है वो काफी अच्छा है। कोई भी नेताओं कार्यकर्ताओं से उनकी जो है जैसे दूसरे नेताओं को लेकर ऐसे सुनने में देखने को मिलता है वैसा नहीं है, बहुत सहज और सरल है। और कुल मिलाकर बृजमोहन अग्रवाल की पसंद को जो है बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और सबसे प्रमुख जो है ये कह सकते हैं कि जो अब तक कांग्रेस को लग रहा था कि बृजमोहन अग्रवाल की पसंद से अगर नहीं बनाया गया तो कांग्रेस को पसंद होगा, और बार बार कांग्रेस के नेता यही बात कह रहे थे कि अगर बृजमोहन अग्रवाल की पसंद का नहीं होगा तो बृजमोहन जो है कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन यानी हर कोई चाहता है कि उसको इसका फायदा मिले, और हर किसी की कोशिश होती है कि वो अपनी तरफ से विनिंग कैंडिडेट दे। तो बीजेपी ने विनिंग कैंडिडेट दिया है, और अब देखते हैं कांग्रेस विनिंग कैंडिडेट किसको उतारती है, क्योंकि दोनों दल मानते हैं कि हम जीत रहे हैं, इसीलिए इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। स्वदेश भी हमारे साथ जुड़े हैं श्योपुर से। स्वदेश, यहां तो आपके यहां तो कोई ऐसा था नहीं कि एक नंबर या 2 नंबर, यहां तो तय ही था रामनिवास रावत को ही टिकट दिया जाएगा, चूंकि उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है। अभी वहां क्या माहौल है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। लगातार मुख्यमंत्री जब वो देश को चढ़ाव समय कर रहे हैं,
और साफ ये पहले से ही पता था कि अगला जो भाजपा का चेहरा है और जिनको टिकट दिया जाएगा वो रामनिवास रावत है। यहाँ तक कि जनता को विश्वास था, क्योंकि जिस प्रकार वन मंत्री बनाया गया, कैबिनेट में एक बड़ा पद दिया गया, उसके बाद से ही यहाँ पर जनता में भी एक मैसेज था कि एक विजयपुर को मंत्री मिला है जो अब आगे जाके कहीं ना कहीं बड़ा एक काम मिलेगा और काम करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर बात करें कराहल, गोरस और जो विजयपुर विधानसभा की मुख्य सीट है वीरपुर, यहाँ पर भी ये लगभग तय था कि रामनिवास रावत को टिकट मिलेगा। उसको लेकर ही लोगों को ज्यादा मतलब इस तरीके की उत्साह नहीं थी कि कैसे टिकट चेंज हो सकता है या फिर कोई और प्रत्याशी आ सकता है, तो जिसको लेकर पार्टी में पहले से भी कह रहे हैं कि यानी लगभग यहाँ पे लगभग क्या एकदम तय ही था। अगर सरकार ने कैबिनेट मंत्री बनाया है तो स्वाभाविक सी बात है, तो विधायक की टिकट तो उस लिहाज से देखा जाए तो छोटी बात है, हालांकि छोटी बात है नहीं। कभी छोकर जब रमाकांत भार्गव का नाम का ऐलान किया गया बुधनी से, चूंकि शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट रही है और उनका वहां पर गांव भी है, तो उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन रहा? आपको उन्होंने क्या बताया लोगों ने? देखिए, जब चुनाव का ऐलान हुआ इसके बाद लगातार लोगों में ये भारी उत्सुकता थी कि आखिर नाम को लेकर के आखिर बीजेपी से किसको टिकट मिलेगा, क्योंकि रमाकांत भार्गव जी एक ऐसा नाम है क्योंकि ये बहुत पुराने पूर्व नेता भी रह चुके हैं और इनका एक शिवराज जी का जो गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में दमंग दावेदारी इन्हीं की थी, जिसको लेकर इनको टिकट मिला और लोगों में भारी उत्साह है। कई जगह मिठाइयां बांटी जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहा है, पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। जी धन्यवाद आपका सौरभ, आपका भी कभी आपका भी और साथ ही साथ स्वदेश आपका भी धन्यवाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो शिवराज सिंह चौहान ने देखिए बुधनी विधानसभा उपचुनाव हेतु रमाकांत भार्गव को टिकट दिया गया है और विजयपुर से रामनिवास रावत को टिकट दिया गया। इन दोनों को बधाई दी, ये खबर मैंने आपको बता दी और शिवराज सिंह चौहान ने जो एक्स पर पोस्ट किया है उसको मैं दिखा रहा हूं। चूंकि रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी को टिकट दिया गया है और यहां से 1990 से बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार के विधायक रहे हैं, तो दोनों की बात आपको सुना देते हैं। ऐसा है, कांग्रेस अपनी रोटी सेकने का काम कर रही है और जनता कहीं पर भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि जिस त्वरित गति से अपराधियों के खिलाफ में विष्णुदेव साई जी की सरकार में काम हो रहा है, इतना त्वरित गति से अपराधियों को पकड़ना, उनको डिटेक्ट करना, ये पहले कभी नहीं हुआ है। चुनाव समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने विधानसभा की टिकट दी है। मैं दक्षिण विधानसभा की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि 8 बार बृजमोहन जी विधायक के रूप में काम किए हैं, परिवार के एक सदस्य के रूप में काम किया है, जो विकास के आयाम गढ़े हैं उसको बृजमोहन जी के साथ मिलकर हम आगे बढ़ाएंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है। आज से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। आशीर्वाद भवन में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन है। दीपक बैज, भूपेश बघेल, चरणदास महंत इसमें शामिल होंगे। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में आशीर्वाद भवन में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। चूंकि कांग्रेस का कैंडिडेट अभी आना बाकी है, बीजेपी ने तो अपने सारे पत्ते खोल दिए तीनों विधानसभा सीट पर, लेकिन कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। रायपुर दक्षिण में भी और विजयपुर में भी और बुधनी में भी कांग्रेस की तरफ से अब तक कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। अच्छा, दतिया की सियासत इन दिनों गर्म है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और विधायक राजेंद्र भारती के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। एक बार फिर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीएम आवास योजना की किश्त वितरण कार्यक्रम में मंच से विधायक भारती पर कटाक्ष किया। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि विधायक निधि के खर्च का ब्यौरा पूछा और कहा कि मैं तो चुनाव हार गया, आप विधायक हैं, आप अपने विधायक निधि के बारे में जनता को बताएं। बता दें कि इससे पहले एक इंटरव्यू में राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा था, हम तो अपनी विधायक निधि का हिसाब जनता को देंगे, पर आपने क्या किया पहले ये बताइए। इसी का जवाब नरोत्तम मिश्रा ने मंच से दिया है। अरे भैया, हम तो हार गए, हिसाब नहीं।
तुम हो ना मैं विधायक, तुम हिसाब दो, हम कहे पे हिसाब दे। और हम जब थे तो आज तक हमारे कामों का हिसाब हम पहले देते। हमारे अध्यक्ष ने एक विकास गिनाया कि ये हिसाब है। मुरैना के इस्लामपुरा में एक मकान में जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। मकान में पटाखे रखे थे जिसमें जमील खान किराए पे रहता था और लंबे समय से पटाखे बेचने का कार्य किया करता था। घटना के बाद तत्काल पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। विस्फोट में मकान के मलबे में 2 लोगों के दबे होने की आशंका है। मामले में एसपी समीर सौरभ का कहना है कि पटाखा फैक्ट्री और सिलेंडर फटने समेत हर एंगल से जांच होगी। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद मामला स्पष्ट होगा। खबर सरगुजा से है। सरगुजा को एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी। महामाया एयरपोर्ट दरिमा का लोकार्पण आज होना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दरिमा एयरपोर्ट से 19 और 72 सीटर फ्लाइट की शुरुआत होगी। यानी सरगुजा को आज अपना एयरपोर्ट मिलेगा। और अच्छा, ये रीवा को भी आज अपना एयरपोर्ट मिलेगा। आज रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। 450 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। रीवा में मध्य प्रदेश का 6ठा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। भोपाल के कई इलाकों में आज बिजली जो है वो गुल रहेगी। भोपाल के 35 इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित होगी। अलग अलग इलाकों में बल्कि 1 से 6 घंटे तक बिजली प्रभावित रहेगी। चूंकि मेंटेनेंस के चलते कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी। सुबह 7 से 8 बजे तक दीनदयाल परिसर और आसपास के इलाकों में बिजली बंद रहेगी। सात की बड़ी बात के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन सात की बड़ी बात में कौन कौन सी 7 बड़ी खबरें हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। 30 विमानों को धमकी मिली है। केंद्र ने डीजीसीए प्रमुख को हटा दिया है। प्रियंका के खिलाफ वायनाड में बीजेपी से नव्या को उम्मीदवार बनाया गया है। और इधर मणिपुर में उग्रवादियों और सीआरपीएफ के बीच मुठभेड़ हुई है। तीसरी खबर है। चौथी खबर, जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। 5वीं खबर, कोलकाता रेप मर्डर केस में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। 6ठी खबर, महाराष्ट्र के लिए आज कांग्रेस जारी कर सकती है अपनी सूची। और 7वीं बड़ी खबर जो है वो दिल्ली से है। दिल्ली में देर रात फायरिंग हुई है, युवती घायल हो गई है।